नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एससीएस एकेडमी में। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस को और इसकी इकाई 5 जो है, खासकर जब हम उसको देखते हैं तो वह हम लोगों को दिखाई पड़ता है कि यहाँ भारत और मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था से संबंधित टॉपिक दिए गए हैं। इस टॉपिक पर लगातार हमारी लेक्चर श्रृंखला चल रही है। एक के बाद एक हम टॉपिक जो इसमें दिए गए हैं उनको कवर करते आ रहे हैं। इस लेक्चर सीरीज में पिछले लेक्चर में दोस्तों हम लोगों ने संविधान संशोधन के टॉपिक को कंप्लीट किया है। हम लोगों ने 3 पार्ट में अलग अलग संविधान संशोधन को डिस्कस किया है और जो 106वां संविधान संशोधन रहा है जिसमें महिला आरक्षण के लिए व्यवस्था की गई है, यहां तक हमने पूरा डिटेल में डिस्कशन कर लिया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग दोस्तों एक और अति महत्वपूर्ण संविधान के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और ये इस टॉपिक का अगर हम शीर्षक देखें तो ये है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप मौलिक टॉपिक के तौर पर देखते हैं एग्जाम की दृष्टि से। अगर आप कोई भी एग्जाम देते हो तो यहाँ आपको इस मौलिक अधिकार के टॉपिक से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। मतलब हर परीक्षा है उसमें आपको यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आज के इस टॉपिक को हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। क्लियर? आप लोग लगातार इस लेक्चर सीरीज से बने रहिए, टॉपिक को अंत तक देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जो लोग इस लेक्चर सीरीज को पहली बार देख रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि लगातार आपको लेक्चर्स मिलते चले जाएं। जब हम मौलिक अधिकार की बात करते हैं दोस्तों तो भारतीय संविधान में भाग 3 जो है, यहाँ हमें मौलिक अधिकार की व्यवस्था देखने को मिलती है। और भाग 3 जो है, यहाँ आर्टिकल अगर हम देखें अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार का पूरा व्याख्या हमें देखने को मिलती है। हर मौलिक अधिकार को इसके अंतर्गत हम देखते हैं। अब 12 से 35 के बीच में भाग 3 में इसकी व्यवस्था जरूर की गई है, लेकिन जब हम मौलिक अधिकार के इस प्रावधान की बात करेंगे तो ये प्रावधान कहां से लिया गया है, स्पष्ट हमें दिखाई पड़ता है दोस्तों अमेरिका के संविधान से। हमारे संविधानविदों ने मौलिक अधिकार की इस व्यवस्था को लिया, अपने हिसाब से इसमें पर्याप्त बदलाव करके भारतीय संविधान में इसको जगह दी थी। भाग 3 जो है दोस्तों, इसमें जो मौलिक अधिकार दिए हैं इन्हें हम एक प्रकार के निषेधात्मक अधिकार के तौर पर जानते हैं। इन्हें निषेधात्मक हम किस दृष्टि से कह रहे हैं कि प्रकृति की दृष्टि से। एग्जाम में आपसे जब भी पूछे कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है तो आप इसको बताते कि ये निषेधात्मक है, मतलब नकारात्मक एक प्रकार से हमें इसकी प्रकृति देखने को मिलती है। अब नकारात्मक प्रकृति कैसी हो गई है, इसलिए हम इसको नकारात्मक प्रकृति के कहते हैं क्योंकि ये राज्य के विरुद्ध है। ये राज्य के विरुद्ध है, यहां पर राज्यों को इनके उल्लंघन से रोका गया है। क्लियर? और सबसे बड़ी बात हम यहां देखें तो ये वाद योग्य हैं। वाद योग्य होने का मतलब है कि अगर राज्य के द्वारा इनका उल्लंघन होता है, इसको लागू नहीं करवाया जाता है, ऐसी कंडीशन में आप सीधे कोर्ट में जा सकते हैं। आपको पर्याप्त इस बात की सुविधा दी गई है कि आप इन्हें लागू करवा सकते हैं, न्यायालय के माध्यम से हस्तक्षेप किया जा सकता है। तो ये एक बड़ी व्यवस्था हमें भारत के संविधान में देखने को मिली है भाग 3 की। इसमें हम देखें दोस्तों तो यहां हम लोगों को देखने को मिलेगा कि मूल अधिकार जो हैं ये प्रारंभ में 7 थे। प्रारंभ में कितने थे तो 7 थे, याद रखिएगा यहां पर। ठीक है, अब प्रारंभ में 7 थे तो कौन सा हट गया, तो याद रखिएगा कि संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार के तौर पर हमें दिखाई पड़ता था, इसको हटा दिया गया है। कब हटा दिया गया है, तो इसको हटाया गया है 1978 में। 1978 में कैसे हटाया है, तो इसके लिए लेकर आए थे दोस्तों 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन आया और इस 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची में से हटा दिया। तो अगर ये हट गया है तो वर्तमान में आपको कितने मौलिक अधिकार देखने को मिलेंगे, तो वर्तमान में आपको 6 मौलिक अधिकार देखने को मिलते हैं। बात करेंगे इन 6 मौलिक अधिकारों पर कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं ये 6। लेकिन ये 7वां जो हमारा अधिकार था, संपत्ति का अधिकार जो था, ये संपत्ति का अधिकार का हुआ क्या, इसको हटा दिया। तो याद रखिएगा इसे मौलिक अधिकार की सूची से हटाया और संविधान के अनुच्छेद 300 क में जगह दे दी गई है। 300 क में जगह दी गई और इसका आज आप एक विधिक अधिकार के तौर पर अस्तित्व देखते हो। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि संपत्ति का अधिकार आज क्या है,
तो आप बताएंगे विधिक अधिकार है। लेकिन विधिक अधिकार होने के साथ साथ एक और चीज पर भी नजर डालना पड़ेगी कि 300 क में दिया, अनुच्छेद 300 क में, इसका मतलब ये एक संवैधानिक अधिकार भी है। विधिक अधिकार के साथ साथ आप इसे एक संवैधानिक अधिकार के तौर पर भी देखते हैं। संवैधानिक अधिकार क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये संविधान के अंतर्गत दिया गया है। एक अनुच्छेद 300 क है जिसमें इसकी व्यवस्था है, इसका मतलब ये संवैधानिक है। लेकिन संवैधानिक होने का मतलब ये नहीं है कि ये मौलिक अधिकार भी है। इसको मौलिक अधिकार आप नहीं कह सकते। तो सीधे सीधे प्रश्न पूछेगा कि संपत्ति के अधिकार की आज क्या व्यवस्था है? तो एक संवैधानिक अधिकार है, एक विधिक अधिकार है, लेकिन ये मौलिक अधिकार नहीं है। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है हमारे पास दोस्तों? 6 मौलिक अधिकार है। अब ये 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं हम लोगों को वो अलग अलग देखना है, और ये 6 मौलिक अधिकार को फिर एक एक करके डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले तो हम इन 6 के 6 मौलिक अधिकारों को यहाँ लिखते हैं। आप लोग ये सभी मौलिक अधिकार को आपकी कॉपी में लिख लीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन यहां से सीधा सीधा आएगा। क्वेश्चन भी कैसे पूछता है वो मैं आप लोगों को यहां पर बता दूंगा, ठीक है। अब 6 मौलिक अधिकार, ठीक है, एक एक करके इनको लिखते हैं। सबसे पहला अधिकार हम यहां देखें तो आपको दिखाई पड़ेगा समानता का अधिकार, ठीक है, समानता का अधिकार। अब समानता का अधिकार कहां दिया गया है? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक जब हम देखते हैं तो यहां पर समानता के अधिकार की व्यवस्था है। दूसरा कौन सा है? तो हम बोलेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। ये जो अधिकार है ये भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22 तक इसकी व्यवस्था दी गई है। तीसरा अधिकार कौन सा? तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। जब हम शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करेंगे तो ये दिया गया है भारतीय संविधान के आर्टिकल 23 और 24 में। चौथा जो है वो अधिकार है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों, ये दिया गया है आर्टिकल नंबर 25 से 28 के बीच में। पांचवा है आपका सांस्कृतिक, सांस्कृतिक प्लस यहां पर हम शिक्षा संबंधी ले सकते हैं, ठीक है। ये अधिकार जो है ये आर्टिकल नंबर 29 और 30 में है। लेकिन ये किसके लिए है दोस्तों? ये याद रखिएगा, ये अल्पसंख्यक वर्गों के लिए ये व्यवस्था की गई है। और नेक्स्ट हम यहां देखें छठे अधिकार के तौर पर, तो यहां संपत्ति का अधिकार था वो नहीं है, तो हम यहां पर छठा अधिकार अभी कौन सा देखेंगे? तो यहां पर आप देखते हैं संविधानिक, संविधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 32 में दिया गया है। तो ये आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक हमारी ये व्यवस्था है। और पूरे भाग 3 के अंतर्गत हम देखें तो हमें देखने को मिलता है भाग 3 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक इसके समस्त प्रावधान। जो संपत्ति का अधिकार था वो आर्टिकल 19 से भी संबंधित था और आर्टिकल नंबर 31 से भी संबंधित था। आर्टिकल नंबर 19 में जब आप जाते हैं इसके क्लॉज 1 सब क्लॉज F को जब आप देखते हैं तो यहां पर संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता दी गई थी, स्वतंत्रता के अधिकार में था। और आर्टिकल नंबर 31 जब हम देखते हैं तो यहां पर आपको अलग से मौलिक अधिकार के तौर पर दिया गया था। तो आज ये दोनों के दोनों अनुच्छेद हैं, ये निरसित हमें दिखाई पड़ते हैं। और निरसित ये कब से चल रहे हैं? तो आप लोग जानते हैं 1978 से, बराबर। तो ये व्यवस्था हमें देखने को मिलती है मौलिक अधिकारों की हमारे संविधान में। अब दोस्तों एक एक करके इन सभी 6 मौलिक अधिकार जो हैं इन पर हम लोगों को चर्चा करना है, इनको हम लोगों को डिस्कस करना है। चूंकि हम ये लेक्चर प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चल रहे हैं और साथ ही साथ अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं को टारगेट करके चल रहे हैं, इसलिए हम इसमें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करेंगे दोस्तों। आर्टिकल नंबर 12 जो है भाग 3 का, वो कहता है राज्य शब्द की परिभाषा। राज्य शब्द की परिभाषा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में दिखाई पड़ती है। अब यहां यह समझना है कि यह राज्य शब्द की परिभाषा है क्या। तो देखिए हमारे यहाँ पर सरकार के 3 स्तर हमें देखने को मिलते हैं। एक होती है केंद्र स्तर की सरकार, एक होती है राज्य स्तर की सरकार और एक होती है स्थानीय स्तर पे, ठीक है। तो स्थानीय स्तर हो
केंद्र स्तर हो या राज्य स्तर हो, यहाँ जितने भी कर्मचारी आ गए हैं, ये सभी कर्मचारी जो इनसे संबंध है वो सभी राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत शामिल होते हैं। बराबर हो गया है। मैंने आप लोगों को कहा था कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है। नकारात्मक प्रकृति क्यों है मौलिक अधिकारों की? क्योंकि ये किसके खिलाफ दिए गए हैं? तो याद रखिएगा, ये राज्य के विरुद्ध दिए गए हैं। अगर ये राज्य के विरुद्ध है मतलब राज्य को इनका हनन करने से रोकते हैं, ऐसी परिस्थिति में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ राज्य कौन होगा? राज्य होगा इन तीनों स्तर पर काम करने वाले कर्मचारी। सीधे तौर पर अगर मैं आपको समझाऊं तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारे देश में ऐसे सभी सार्वजनिक कर्मचारी, ऐसे लोग जो अपने किसी भी कार्य का भुगतान सरकार से पाते हैं, वो राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। बराबर। तो आर्टिकल नंबर 12 राज्य शब्द की परिभाषा कहता है और इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि क्या चीजें शामिल होती हैं। ठीक है, चलिए आर्टिकल नंबर 13 को हम लोग देखते हैं। आर्टिकल नंबर 13 कहता है मूल अधिकारों से असंगत और उनके अल्पीकरण की विधियां। देखिए क्या है, राज्य जो है सरकार है। अब राज्य यहां पर क्या करेगा? कानून बनाएगा। राज्य का मतलब हम यह किससे संदर्भित कर रहे हैं दोस्तों? सरकार के संदर्भ में संदर्भित कर रहे हैं। और राज्य में क्या क्या आता है वो आप लोगों को पता है। तो यहां पर क्या कहा गया है कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएंगे, ऐसा कानून नहीं बनेगा जो क्या करता हो? मौलिक अधिकारों को कम करता हो। अधिकारों को क्या करेगा? सीमित करेगा या उनका हनन करेगा। बराबर। ऐसा कोई आप कानून नहीं बनाएंगे, ये याद रखिएगा। तो ऐसे में फिर आपके दिमाग में आएगा कि 7 मौलिक अधिकार थे और 7 से 6 हो गए हैं, तो ये कैसे कर दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमें यहाँ देखनी होगी, उससे ही यहाँ पर कोई बदलाव हो सकता है। अगर हम मौलिक अधिकारों की प्रकृति के हिसाब से चल रहे हैं तो यहाँ पर इसकी विशेष व्यवस्था है। अगर आपको इस वाले सेक्शन में कोई भी बदलाव करना है तो विशेष बहुमत के साथ बदलाव होता है, मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना बदलाव होता है। और यहाँ पर जो बदलाव होगा दोस्तों, अगर उसमें किसी भी प्रकार से कोई विधि ऐसी पाई जाती है जो मौलिक अधिकारों का हनन करती हुई पाई जाती है तो उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है और वहां से इसको पूरी तरीके से रद्द किया जा सकता है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि राज्य सरकार जो है देश में ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जिससे कि मौलिक अधिकार कम होते हो। मान लीजिए कि सरकार ने एक कानून बनाया, इस कानून में मान लीजिए कि 12 से 15 धाराएं हैं। अब इसमें मान लीजिए कि हम लोग 15 धाराएं हमने ले लिया है। अब इस 15 धाराओं में से ये देखा गया कि इसमें से धारा 14 जो है वो मौलिक अधिकार या फिर संविधान के किसी एक क्षेत्र का उल्लंघन कर रही है, तो ऐसे में उस धारा को क्या कर दिया जाएगा? रद्द कर दिया जाएगा। तो ऐसे में क्लियर कह दिया गया है कि सरकार ऐसा कोई भी व्यवस्था नहीं करेगी जिससे मौलिक अधिकार क्या होते हैं? कम होते हैं या उनका असंगत होते हैं या उसका हनन होता है। इसके बाद अनुच्छेद 14, मैंने पहले ही कहा है आपको, अनुच्छेद 14 से 18 तक जब आप देखते हैं तो यहां पर समानता के अधिकार की बात की गई है। आर्टिकल नंबर 14 समानता के अधिकार का पहला अनुच्छेद है। इसमें हम लोग विधि के समक्ष समता की बात करते हैं और विधि के समान संरक्षण की बात करते हैं। इसमें देखा जाए तो 2 बातें हैं दोस्तों, एक है विधि के समक्ष समता और एक विधि का समान संरक्षण। जब हम विधि के समान संरक्षण की बात करते हैं तो ये हमें एक सकारात्मक अवधारणा देखने को मिलती है, लेकिन जब हम समता की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें एक नकारात्मक अवधारणा देखने को मिलती है। इसमें क्या बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति है ना, वो किसी भी पद का हो, उसकी स्थिति कुछ भी हो, उसके लिए क्या होगा? समान कानून लागू होगा। जैसे हम वर्तमान में इसकी व्यवस्था ले लें, वर्तमान में हम देखें तो आपको केजरीवाल का नाम याद ही है। इस व्यक्ति को कैसे भूला जा सकता है? भ्रष्टाचार की दृष्टि से जो काम आज केजरीवाल को लेकर देखा जा रहा है वो हमें बहुत निंदनीय दिखाई पड़ता है। जब हम केजरीवाल की बात करते हैं तो दूसरे भ्रष्टाचारियों से केजरीवाल जो है वो उसको हम ज्यादा इसलिए कटघरे में खड़ा करते हैं कि दूसरे लोग जो सरकार में आए उनके वादे, उनकी स्थिति, उनकी व्यवस्था ऐसी नहीं थी, उनके राजनीति में आने की परिस्थितियां वैसी नहीं थी जिन परिस्थितियों में केजरीवाल आया।
तो जिस परिस्थिति में केजरीवाल आया, उस परिस्थिति के बाद अगर उस व्यक्ति पर इस प्रकार के आरोप लगते हैं और आप कहीं ना कहीं चीजों में देखते हैं कि हाँ वो व्यक्ति इनमें लिप्त हो सकता है, तो इससे बुरा हमारे देश के इतिहास में और कुछ नहीं हो सकता कि आप किस परिस्थिति को लेकर, किन चीजों को लेकर आप आए हैं और आप कर क्या रहे हैं। बराबर है। तो ये केजरीवाल का नाम आप लीजिए। अब आपको पता है कि दिल्ली सीएम की कुर्सी छोड़ नहीं रहे हैं, सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन कानून सभी के लिए समान है। ईडी के तहत जो कानून लगा वो सभी के लिए समान है। इनको भी कहां डाल दिया गया है? जेल में डाल दिया गया है। और इसको लेकर के ये सीएम पद पर थे, तो यहां पर कोर्ट ने एक टिप्पणी भी की थी कि आप चूंकि सीएम हैं तो आपके लिए कोई विशेष परिस्थिति हम लोग उपलब्ध नहीं कराएंगे। आप सीएम हैं, आपके ऊपर सभी कानून एक समान लागू होंगे। तो ये हमें समानता के इस कानून का कि विधि के समक्ष समता का बहुत बड़ा हम लोगों को उदाहरण देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि कानून के लिए सभी समान है, वो कोई भी किसी भी स्तर का व्यक्ति क्यों ना हो। यहाँ पर जब कानून के संरक्षण का बात करते हैं तो यहाँ क्या होगा, सरकार क्या करेगी? राज्य मतलब सरकार विधि निर्माण करती है। अब ये विधि निर्माण किया गया, विधि निर्माण के माध्यम से आपके लिए कोई ना कोई व्यवस्था स्थापित कर दी गई। इस व्यवस्था के तहत जब संरक्षण देने की बात आएगी तो संरक्षण भी सभी लोगों को समान ही दिया जाएगा। समान परिस्थिति में समान, असमान परिस्थिति में असमान व्यवस्था की बातें यहाँ की जाती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है ना, एक यहाँ पर हम ले लेते हैं अमीर व्यक्ति, एक ले लेते हैं हम यहाँ पर गरीब व्यक्ति। ये अमीर व्यक्ति और गरीब व्यक्ति में एक है बीपीएल और एक है एपीएल, है ना, अबव पॉवर्टी लाइन और बिलो पॉवर्टी लाइन। अब ये बिलो पॉवर्टी लाइन वाले को देखें तो ये गरीब है और अमीर एपीएल वाला हो गया। अब इनमें हम देखें कि एक ए है और एक है बी। इसमें भी देख लें कि एक ए है और एक है बी। ये ए जो है ये मोदी जी का पड़ोसी है, मान लीजिए समझने के लिए सिर्फ मोदी का पड़ोसी है, और बी जो है ये साधारण जगह पर रहता है, लेकिन ये दोनों अमीर हैं। तो इसको मोदी का पड़ोसी होने के कारण कोई विशेष सुविधाएं नहीं मिलेंगी और इसको साधारण जगह पर रहने के कारण कोई अलग व्यवस्था नहीं दी जाएगी। दोनों अमीर हैं, दोनों की समान परिस्थिति है, अलग अलग जगह पर रहते हैं, समान माना जाएगा। यहीं पर अगर कोई गरीब है, एक गरीब मोदी जी का पड़ोसी है और दूसरा जो गरीब है वो साधारण जगह पर रहता है, तो ऐसे में इन दोनों की स्थिति क्या है? बीपीएल वाली है, गरीब वाली है। तो इसको मोदी जी का पड़ोसी होने के नाते कुछ विशेष सुविधाएं अलग से नहीं दे दी जाएंगी। और ऐसा नहीं कि साधारण जगह पर रह रहा है तो किसी सुविधा से इसको वंचित कर दिया जाएगा। इन दोनों परिस्थितियों में समानता ये कि दोनों गरीब हैं तो समान इनके साथ व्यवहार होगा। यहां पर इन दोनों की स्थिति अमीर है तो दोनों की परिस्थिति समान है तो समानता का व्यवहार होगा। तो समानता में समानता। लेकिन इसमें एक और एग्जांपल समझिए कि एक है गरीब और एक है अमीर, तो इनकी परिस्थिति क्या हो गई? असमान हो गई। ये परिस्थिति हो गई असमान। अब असमान परिस्थिति कैसी होगी कि अमीर है, ये 50 रुपए की किलो आटा खाने की स्थिति में रहता है, तो ये महंगे महंगे गेहूं का आटा पिसकर खा सकता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि गरीब भूखा रहेगा। तो सरकार क्या करती है? इसको सस्ता अनाज उपलब्ध कराती है। तो ये असमान परिस्थिति में असमान व्यवहार हो रहा है, ठीक है, और समान परिस्थिति में समान व्यवहार हो रहा है। ये आर्टिकल नंबर 14 जो है उसमें विधि का समान संरक्षण की व्यवस्था के तहत चीजें हम लोग देखते हैं दोस्तों। इसका मतलब ये है कि यहाँ सकारात्मक अवधारणा का मतलब है समान परिस्थितियों में समान, असमान परिस्थितियों में असमान, और नकारात्मक अवधारणा का मतलब यह है कि यहां पर आप किसी भी पद प्रतिष्ठा के क्यों ना हो, लेकिन जब कानून की बात आएगी तो सभी लोग कानून के सामने समान होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद नंबर 15। अनुच्छेद नंबर 15 कहता है कि धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। हमारे देश में ये 5 आधार हम देखते हैं दोस्तों, है ना, ये 5 आधार हम लोग देखते हैं। इन पांचों के 5 आधार पर किसी भी व्यक्ति से सामाजिक व्यवस्था में भेदभाव आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपने भेदभाव किया तो उसके लिए आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए सरकार ने नियम की व्यवस्था की है। वहीं अगर हम 15 का क्लॉज 3 देखें तो यहाँ पर महिलाओं के लिए प्लस बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान की व्यवस्था हम लोग आर्टिकल नंबर 15 के क्लॉज 3 में देखते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इसको आप अलग नहीं जा सकते हैं। इसी प्रकार से एक आर्टिकल और मैं देखूं, आर्टिकल नंबर 15(5). ये 15(5) जो है ये कहता है कि अगर कोई पिछड़ा वर्ग है, पिछड़े लोग हैं, है ना, पिछड़े वो जातिगत तौर पर देखें या आर्थिक पिछड़े लोग हैं, उनके लिए जो शिक्षण संस्थान है
शिक्षण संस्थान हैं उनमें क्या कर सकते हैं आप, प्रवेश को लेकर प्रबंधन कर सकते हैं, उनका नामांकन को लेकर प्रबंध कर सकते हैं, ये 15.5 कहता है। और वहीं अगर मैं 15.4 की बात कर लूं तो इसमें पिछड़े जो SC ST समुदाय इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था सरकार कर सकती है। तो कहीं ना कहीं 15.3 महिला बच्चों के लिए, 15.5 पिछड़े के लिए शिक्षणों में, यहाँ पर शिक्षण याद रख लीजिएगा, है ना। और 15.4 जो है वो पिछड़े, इसमें आप SC ST ले सकते हैं, इनके लिए विशेष प्रावधान सरकार कर सकती है आरक्षण की दृष्टि से। यह अनुच्छेद 15 है। अब आप ये नहीं कह सकते कि 15.3, 15.4, 15.5 के अंतर्गत ये जो प्रावधान कर रहे हैं ये समानता के सिद्धांत के विरोध में नहीं। यहां पर देखिए, धर्म के आधार पर आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी धर्म के हैं, आपसे समान व्यवहार किया जाएगा। आप किसी भी मूल वंश के हो, आपसे समान व्यवहार किया जाएगा। आप किसी भी जाति के हो, समान समझा जाएगा। महिला पुरुष हो, समान समझा जाएगा। किसी भी स्थान पर पैदा होते हो, समान समझा जाएगा। फिर उसके बावजूद 15.3, 15.4, 15.5 में इस प्रकार की व्यवस्था क्यों दी है? क्योंकि वहां पर असमानता की स्थिति है। अब समानता के लिए एक समान प्लेटफॉर्म भी चाहिए ना। अगर मैं समान ले जाना चाहता हूं तो समान स्थिति से समान जा सकते हैं। अगर कोई ऐसी स्थिति, ये असमान स्थिति हो गई, अब असमान स्थिति को समान करना पड़ेगा ना, उसके बाद आप समानता के सिद्धांत पे जाओगे। तो समानता को स्थापित करने के लिए पहले सभी को समान स्तर पर लाना पड़ेगा। असमान स्तर से समानता स्थापित नहीं हो सकती। तो असमान स्तर से समानता स्थापित नहीं हो सकती, तो पहले असमान स्तर को खत्म करके समान करना पड़ेगा। और समान स्तर पर लाने के लिए, लेवल पर लाने के लिए इनको आरक्षण देना पड़ेगा। आरक्षण देके बराबर पे ले आए हैं, अब इनको एक साथ ऊपर आप बढ़ाएंगे। तो समानता के सिद्धांत के लिए आरक्षण जरूरी है, ये यहां पर माना गया है। इसलिए 15.3, 15.4 और 15.5 में आरक्षण की व्यवस्था देखने को मिली है। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समता। सीधे तौर पर कहूं तो सरकारी नौकरियों का जब भी निकाला जाएगा प्रावधान, तो सभी को समान अवसर दिए जाते हैं, किसी के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन यहां पर जब हम देखते हैं दोस्तों, तो हमें दिखाई पड़ता है कि 16(3) आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 4। अब ये 16 क्लॉज 3, 16 क्लॉज 4 क्या है, इनको भी समझने की जरूरत है। तो याद रखिए कि यहां पर जो राज्य सरकारें होती हैं, जैसे हम मान कर ले MP है ना, यूपी है, ऐसे राज्य हैं। ये राज्य क्या कर सकते हैं, अपने यहाँ के लोगों को, जो मध्य प्रदेश का मूल निवासी होगा, वहां के लोगों को नौकरी में आरक्षण देने की व्यवस्था कर सकते हैं। मतलब उनके स्थानीयता के आधार पर आरक्षण देने की व्यवस्था कर सकते हैं। ठीक है, कि जैसे हमारे यहाँ पर देखें, अधिकांश नौकरी जो होती है उसमें मध्य प्रदेश के मूल निवासी लोगों को बहुत ज्यादा फायदा दिया जाता है, बस दूसरे राज्यों से आए लोगों की तुलना में। तो ये आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। और 16(4) में ये किया गया है कि जो पिछड़े हैं, है ना, जो पिछड़े हैं उनको लोक नियोजन में अवसर के लिए आरक्षण विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। वहीं आप इसमें आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 5 को भी देख सकते हैं। जैसे अगर किसी धार्मिक समुदाय की संस्था है, तो धार्मिक समुदाय की संस्था के संचालन का जो हेड का जो काम हो सकता है, वो धार्मिक समुदाय के व्यक्ति के लिए आरक्षित किया जा सकता है। ये व्यवस्था जो है अनुच्छेद 16(5) में दिखाई पड़ती है। तो अगर हम यहाँ देख रहे हैं कि भारत में नौकरियों में आरक्षण है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 16(4) के अंतर्गत है। इसी प्रकार से अगर आर्थिक तौर पर जो पिछड़े लोग हैं आर्थिक रूप से, उनके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था सरकार ने की है, तो भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम अनुच्छेद नंबर 17 देखते हैं। अस्पृश्यता का अंत की ये बात करता है। अस्पृश्यता के अंत की बात का मतलब है कि छुआछूत का व्यवहार किसी के साथ कोई नहीं करेगा। छुआछूत के व्यवहार को समाप्ति की जो घोषणा की गई है, वो अनुच्छेद नंबर 17 के अंतर्गत की गई है। यहां पर आप देखिए कि 1955 में सरकार ने अधिनियम बनाया था, सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। खासकर इसका इफेक्ट SC समुदाय पर देखने को मिलता है। लेकिन यहां पर इसके माध्यम से घोषित किया गया कि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ छुआछूत का व्यवहार बिल्कुल भी नहीं करेगा। अगर किसी ने किया तो उसको दंड दिया जाएगा। तो सरकार ने यह प्रबंधन किया है कि छुआछूत का अंत करना आपको पड़ेगा। छुआछूत के अंत के लिए भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 17 में आप पूरे तरीके से प्रावधान दोस्तों देखते हैं। क्लियर है? इसी प्रकार से आर्टिकल नंबर 18 देखेंगे तो यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा उपाधियों का अंत। देखिए, हमारे देश में ब्रिटिश ड्यूरेशन में, आजादी के पहले, विभिन्न प्रकार की उपाधियों का चलन था, जैसे लॉर्ड, वायसराय, है ना, ये इस प्रकार की उपाधियां चलती थी। तो हमें वो अंग्रेजियत की जो स्थिति हमारे देश में पदों में देखने को मिले, तो उसको समाप्त करने का प्रयास किया गया। और क्या बोला, उपाधि का अंत कर देंगे। केवल शिक्षा संबंधी प्लस सेना संबंधी उपाधि, केवल क्या कर सकते हैं, शिक्षा संबंधी और
सेना संबंधी उपाधि दी जा सकती है। इसके अलावा जो समस्त उपाधियां जो है उनका अंत कर दिया गया है ना। अब सेना में आप जाते हैं तो आपको देखने को मिलता है कर्नल, मेजर, लेफ्टिनेंट, है ना। ये जो उपाधियां हैं ये आपको सेना में देखने को मिलती है। उसी प्रकार से आप डॉक्टरेट की उपाधि जो लेते हैं ये कहां पर मिलती है आपको, जैसे सर की उपाधि, सर रविंद्र जडेजा कहा जाता है रविंद्र जडेजा को। तो ये उपाधियां जो है वो शिक्षा संबंधी उपाधियां हैं, ये उपाधि दी जा सकती है। लेकिन ये लॉर्ड, योहानिस, वॉयसराय जैसी उपाधियां बिल्कुल भी हमारे देश में अब नहीं चलती है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई विदेशी सरकार जो है वो हमारे देश के किसी व्यक्ति को उपाधि देना चाहती है, उसका सम्मान करना चाहती है, तो ऐसे में वो उपाधि ली जा सकती है क्या? तो बिल्कुल। अगर हमारे देश का कोई व्यक्ति है, जैसे नरेंद्र मोदी जी को दूसरे देशों के सर्वोच्च पुरस्कार मिले हैं, वो पुरस्कार हैं, लेकिन हम सचिन तेंदुलकर जैसे लोगों की बात करें, उनको विदेशों से अलग अलग उपाधियां दी गई हैं, तो उपाधि वो ले सकते हैं। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्हें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है। अगर कोई दूसरा देश उपाधि देना चाहता है तो उपाधि आप ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है। और सोचने वाली बात है कि अगर कोई दूसरा देश आपके देश के किसी व्यक्ति को कोई उपाधि देना चाहता है तो उसका सम्मान कर रहा है, तो हमारे राष्ट्रपति महोदय को इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? वो हाँ कर देते, उपाधि ले सकते हो आप, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक समानता के अधिकार पर हम लोगों ने बात की है। अब हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं। जो स्वतंत्रता का अधिकार है हम उसको देखें तो हमारे संविधान में स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आर्टिकल नंबर कहां से दोस्तों, 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार की व्यवस्था की गई है। और स्वतंत्रता के अधिकार की शुरुआत होती है दोस्तों कहां से? आपके वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से होती है। जब हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत देखते हैं तो यहां में अलग अलग प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। यहां कहा गया है कि भारत के सभी नागरिकों को विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं होंगी। अनुच्छेद 19 के क्लॉज ए को देखें, ए को जब देखते हैं तो यहां पर लिखा था वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब आपको बोलने की स्वतंत्रता है। जो आप विचार करते हो उसको एक्सप्रेस करने, अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। और यहीं पर आप दोस्तों वो बोलना आपको फेसबुक के माध्यम से है, आप ट्विटर के माध्यम से बोलना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप का प्रयोग करना चाहते हैं, ठीक है, आप रेडियो से कहना चाहते हैं, आप टीवी से कहना चाहते हैं, आप चिट्ठी लिखकर कहना चाहते हैं, आप किसी भी माध्यम से जो सोचते हैं उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके बाद बी जो है वो कहता है शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता है। तो आपको यहां पर सम्मेलन करने की स्वतंत्रता भी दी गई है। आप चाहें तो अपने क्षेत्र में, अपने समाज स्तर पर, अपने धर्म स्तर पर सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन ये सम्मेलन कैसा होना चाहिए? बिना हथियारों के। बिना हथियारों के आप सम्मेलन कर सकते हैं, गोष्ठी कर सकते हैं। इसके बाद सी कहता है संघ और सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। आप आपके पर्टिकुलर व्यवस्था को बढ़ाने के लिए यूनियन, संघ बना सकते हैं, समितियां बना सकते हैं, और संविधान संशोधन करके इसमें सहकारी समितियों के बारे में व्यवस्था भी कर दी है। अब आपको एक काम मैं यहां पर देता हूं, आपको यहां काम देता हूं कि यहां पर हम लोग देख रहे हैं आर्टिकल 19 क्लॉज सी को। आर्टिकल 19 क्लॉज सी में सहकारी समितियों की बात की गई है। मैंने पिछले लेक्चर जो पढ़ाए हैं उनमें संविधान संशोधन में मैंने सहकारी समिति स्थापित करने की बात कही है, और मैंने वहां यह भी बताया था कि किस संशोधन के माध्यम से देश में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अब आपको काम क्या करना है? आपको काम ये करना है कि यहां कमेंट करिएगा इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में जाकर कि सर सहकारी समितियों के लिए संविधान में ये नंबर का संशोधन किया गया है। वो संशोधन कब किया गया और कौन सा संशोधन के माध्यम से सहकारी समिति की व्यवस्था की गई, वो आपको कमेंट करके बताना होगा, बराबर। हाँ, 91D जो है वो क्या कहता है? राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण करने का मतलब यह है कि आप संपूर्ण भारत में कहीं भी बिना किसी रोक टोक के भ्रमण कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। 19 क्लॉज ई क्या कहता है? भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। भारत के क्षेत्रफल में आप किसी भी क्षेत्र में जाकर बस सकते हैं, अपना निवास स्थान बना सकते हैं। और 19F मैंने पहले ही कहा है कि संशोधित कर दिया गया है, संपत्ति का अधिकार था, इसको समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। 19(1) जो है ये कहता है कि कोई भी वृत्ति, आजीविका, व्यापार करने की स्वतंत्रता है। आप भारत में रहते हो, अब भारत में रहते हो तो बिना खाए पिए थोड़ी ना रह सकते हो। आपको आपका जीवन चलाने के लिए, स्थिति को कंट्रोल करने के लिए पैसे कमाने पड़ेंगे, और पैसे कमाने के लिए काम करना पड़ेगा। तो आजीविका चलाने की, व्यापार करने की, वृत्ति करने की आजीविका जो स्वतंत्रता है वो आपको यहाँ पर दी गई है। देखिए यहाँ अलग अलग प्रकार की ये 6
स्वतंत्रताएं आर्टिकल नंबर 19 के अंतर्गत देख रहे हैं। लेकिन ये मत समझिएगा कि इन पर कोई सीमा नहीं है। याद रखिएगा कि जो भी अधिकार आपको आर्टिकल नंबर 19 के तहत दिए गए स्वतंत्रता के लिए, इन पर युक्ति युक्त का मतलब क्या होता है? युक्ति युक्त का मतलब होता है कि जैसी परिस्थितियों उसमें कुछ सही वैध सीमाएं लगाई गई हैं। जैसे आपको बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, आप बोलिए, लेकिन आप ऐसा मत बोलिए जिससे किसी के स्वाभिमान को चोट पहुंचे, किसी का अपमान हो, किसी के मान सम्मान की स्थिति गिर जाए, या वो राष्ट्र विरोधी भाव हो। अगर आप हमारे देश में रहकर भारत के विरोध में या भारत के किसी शत्रु देश की व्यवस्था की तरफ जाते हैं तो आपको बोलने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है? इसके बाद आप शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन कर सकते हो, लेकिन आप यहां पर ये सम्मेलन जो होगा ये पर्याप्त सूचना देंगे प्रशासन को, उस सूचना के बाद बिना किसी हथियार के ये सम्मेलन करेंगे। अगर आपने बिना सूचना दिए ये सम्मेलन करने का प्रयास किया तो ऐसे में हो सकता है कि प्रशासनिक असुविधाएं, व्यवस्था खराब हो जाए। ऐसे में आपको सूचना देनी पड़ेगी। आप समिति बनाते हो, इसका उद्देश्य क्या है वो आपको बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते आप कि ISIS, बोको हराम जैसे संगठन बना ले आतंकवादी, वो नहीं कर सकते आप। ये सीमाएं लगी हुई हैं। राज्य क्षेत्र में कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन जहां पर घूमने की व्यवस्था हो, ऐसा नहीं कि किसी की भी निजी प्रॉपर्टी में कभी भी घूमने चले गए, जहां पर्टिकुलर टिकट की व्यवस्था, टिकट लेके घूमने जाइए, इस प्रकार का सिस्टम आपको देखना पड़ेगा। निवास करने की स्वतंत्रता के अंतर्गत देश में कहीं भी रहने की स्वतंत्रता है। मतलब ये कि जाइए, किराए पे घर लीजिए, जमीन लीजिए और फिर वहां पर अपना निवास बना लीजिए। ऐसा नहीं कर सकते कि किसी क्षेत्र के सरकारी कार्यालय में जाकर बोले कि निवास करने की स्वतंत्रता यहीं रहूंगा, वो नहीं कर सकते आप, बराबर है। और आजीविका चलाने के लिए काम करने की स्वतंत्रता, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी वस्तु का व्यापार कर लें। ऐसी वस्तुएं जो कानूनन वैध हैं, जिससे पर्यावरण को, जिससे मानव प्रजाति को, जिससे जंतुओं को नुकसान नहीं होता, कानून के दायरे में रहकर आप ये व्यापार, वृत्ति आदि का काम कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। तो आपको जो जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों पर बोल सकते हैं कि कुछ सीमाएं भी लगाई गई हैं। आप उन सीमाओं के अंदर रहकर अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 20, कहता है अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की क्या व्यवस्था? देखिए कि आप जो हैं, आपने कोई अपराध किया है या आप पर किसी अपराध का कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि इल्जाम लगाया गया है, तो ऐसी स्थिति में आपको उस अपराध को सिद्ध किया जाएगा। जब अपराध को सिद्ध किया जाएगा तो उसके लिए एक पूरी वैधानिक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। तो अपराध को जब दोष सिद्ध करेंगे किसी भी व्यक्ति को, तो यहां पर उसके भी अधिकार हैं। अगर मैं इसको सीधे सीधे कहूं तो ये अधिकार किसके हैं? अपराधी के अधिकार हैं। क्या बोला कि भूत लाक्षणिक विधान लागू नहीं होगा। भूत लाक्षणिक विधान लागू नहीं होने का मतलब समझते हैं, ऐसा कानून जो बोल सकते हैं कि पुराने अपराध के लिए दंड दे, जो पिछले समय से लागू हो। ठीक है, पुराने अपराध के लिए दंड दे, मतलब आज आप कोई कानून बनाकर भविष्य पास्ट में किए गए किसी अपराध के लिए दंड नहीं दे सकते। क्लियर है? यहां पर क्लियर किया गया है कि आप किसी भी व्यक्ति को उसी अपराध के लिए दंड दे सकते हैं और उतना ही दंड दे सकते हैं जो अपराध किए जाने के समय मौजूद था। अगर अपराध किए जाने के समय कोई विधान उसको लेकर मौजूद नहीं था, कोई कानून नहीं था, तो आप उसको वो दंड नहीं दे सकते। बराबर है? यहां बोला दोहरा दंड नहीं देंगे। किसी भी अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति को दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता। दोहरा दंड का मतलब डबल उसको सजा नहीं होगी। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को कारावास दिया प्लस उसको जुर्माना लगा दिया तो ये दोहरा दंड की श्रेणी में नहीं आता। ये दोहरा दंड नहीं है, याद रखिएगा। दोहरा दंड में आप क्या रखेंगे कि किसी व्यक्ति को 6 महीने की सजा दे दी और 6 महीने की सजा के बाद दोबारा से उठाकर लेगा और फिर 6 महीने की सजा दे दी। ये दोहरा दंड नहीं देंगे। बराबर है? किसी भी व्यक्ति को एक केस में सजा होने के बाद एक ही बार सजा होगी और उतना ही दंड उसको भुगतना पड़ता है। इस प्रकार की व्यवस्था दोहरे दंड के अंतर्गत नहीं आती है, ध्यान रखेंगे। स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कई बार फिल्मों में हीरो जो होता है वो पुलिस वाला होता है और हीरो क्या करता है? गुंडे को गिरफ्तार करके ले आता है। गिरफ्तार करके लाकर थाने में उससे पूछताछ करते हैं। पूछताछ करने में उसको मारपीट देते हैं तो वहां पर कबूल कर लेता है कि हाँ मैंने किया है। जब कोर्ट के सामने जाते हैं तो वो बोल देता है कि साहब मुझको मार मार के कबूल करवाया गया था। ऐसी व्यवस्थाओं के चलते ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये गिरफ्तारी के बाद जब दोष सिद्धि की व्यवस्था आएगी उसके संबंध में अपराधियों को संरक्षण दिया गया है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 21 देखें
तो यहां पर आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता देखने को मिलेगी। सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि जीवन का अधिकार है, जीवन का अधिकार है, बराबर है। अब जीवन का अधिकार के अंतर्गत कई बार विवाद भी आए हैं। एक केस में तो ये भी कहा गया कि क्या जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार भी शामिल है। तो इन सब चीजों पर हम डिस्कशन करेंगे जब मेंस पर चर्चा की जाएगी, जिसमें इच्छा मृत्यु और आत्महत्या के अधिकार को लेकर चर्चा की जाएगी, बराबर है। लेकिन प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर ये समझिएगा कि प्राण एवं देह की स्वतंत्रता जो है ये जीवन के अधिकार के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में दी गई है। इसमें एक व्यवस्था में बदलाव है। 1978 में केस आया था मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद का, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया था, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय यह आया था कि जीवन का जो अधिकार है, जीवन का अधिकार केवल जीवन जीने तक सीमित नहीं है। याद रखिएगा कि जीवन का अधिकार यह नहीं है कि आप जीवन जिए, सरकार ऐसी व्यवस्था कर दे कि कोई भी व्यक्ति जिंदा रह सके, बस ऐसा नहीं है। जीवन के अधिकार का यहां पर विस्तार किया गया। यहां पर गरिमामय जीवन की बात की गई। जीवन जीने के अधिकार को किस तरीके से परिभाषित किया गया है कि जीवन जीने का मतलब सिर्फ जीवन जीना नहीं है, गरिमापूर्ण जीवन की व्यवस्था की जानी चाहिए। और इसका विस्तार करते हुए इसमें नींद का अधिकार हो, इसमें जीविका चलाने के साधन का, जो रोजी रोटी चलाने का साधन है उसकी व्यवस्था हो, इसमें स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार हो। ये सारे के सारे अधिकार जो हैं ये जीवन जीने के अधिकार की व्याख्या की गई, इसका विस्तार किया गया है, ये याद रखिएगा। तो गरिमामय जीवन की व्यवस्था 1978 में मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित करवाई, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही इस चीज का विस्तार किया गया कि आर्टिकल 21 जब आप बात करते तो उसमें नींद का अधिकार, खाने का अधिकार, सोने का अधिकार, घूमने का अधिकार, सभी के सभी आपके जीवन जीने की व्यवस्था से संबंधित है। यहां तक कि पर्यावरण संरक्षण के अधिकार भी इसके अंतर्गत आते हैं। आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा कि दिल्ली में प्रदूषण बहुत हो जाता है, खासकर ठंड के महीने में, तो लोग सड़कों पर निकल जाते हैं और वहां के सीएम के खिलाफ नारेबाजी करने लगते हैं। अब प्रदूषण को सीएम ने तो कर नहीं दिया, लेकिन चूंकि सीएम संवैधानिक व्यवस्था में एक पद पर बैठा हुआ है, उसका दायित्व है कि वो यहां प्रदूषण से निजात दिलाएगा, क्योंकि प्रदूषण के कारण लोगों के जीवन जीने का अधिकार खत्म हो रहा है। अगर दूषित वातावरण है तो आप मर सकते हैं, आर्टिकल नंबर 21 का उल्लंघन होगा। इसलिए सरकार स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है, दोस्तों ध्यान रखिएगा। इसके बाद आर्टिकल नंबर 21A देखते हैं। भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। कहा गया है कि 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं इनको निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था कराना सरकार का दायित्व होगा। यह अधिकार प्रारंभ से नहीं है, 86वां संशोधन इसके लिए किया गया है। और यह 86वां संशोधन कब किया गया है आप लोग जानते हैं, 2002 में, क्योंकि इसके बारे में मैंने सारे के सारे संशोधन आप लोग को पढ़ाए हैं, तो ऐसे संशोधन आप लोगों को याद कर लेना चाहिए। भारत में बच्चों को शिक्षा व्यवस्था की तरफ ले जाने के लिए, चूंकि गरिमामय जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल नंबर 21 में है, और गरिमामय जीवन आपको जीने के लिए जो व्यवस्थाएं चाहिए उसके लिए शिक्षा एक अनिवार्य शर्त है, इसलिए भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 21 में यह व्यवस्था की गई है। दोस्तों ये ध्यान रखेंगे, ठीक। अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 22, कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। जब भी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने कर पुलिस लेकर जाती है तो उसके सामने संकट हो जाता है, वो घबरा जाता है। देखिए, जब भी गिरफ्तारी संबंधी कोई भी परिस्थिति आती है तो आपको घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना है? जब आप निर्दोष है, जब आपने कुछ नहीं किया है। अगर किसी ने अपराध किया तो स्वाभाविक सी बात है कि वो घबराएगा, लेकिन अगर आप निर्दोष हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। संविधान ने अनुच्छेद नंबर 22 के तहत आपका मौलिक अधिकार बनाया है कि अगर आपको गिरफ्तार किया जा रहा है तो इस संबंध में आपको संरक्षण मिलेगा। कैसे संरक्षण मिलेगा? कि अगर आपको कोई गिरफ्तार करने आता है तो आप उससे बोल सकते हैं कि मेरे गिरफ्तारी का कारण बताइए। बिना गिरफ्तारी का कारण बताए आपको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा है कि अगर आपको किसी ने गिरफ्तार कर लिया पुलिस वाले ने, तो वो आपको थाने में लेकर जाएगा। थाने में आपको लेकर जाएगा, लेकिन 24 घंटे के भीतर उसका दायित्व होगा कि आपको वह सशरीर क्षेत्रीय स्तर पर जो दंडाधिकारी है, जो न्यायालय, वहां पर पेश करे। अगर 24 घंटे के भीतर पुलिस वाला आपको पकड़ने के बाद थाने में पेश नहीं करता, न्यायालय में पेश नहीं करता है, तो ऐसी परिस्थिति में आपके मूल अधिकार नंबर 22 का उल्लंघन हो जाएगा, और उल्लंघन होने पे आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो 24 घंटे के भीतर सशरीर न्यायालय में पेश करना बहुत जरूरी है। तीसरी बात है कि जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसको यह अधिकार होता है कि वो अपने मन पसंद का वकील कर ले। उसको अपना मन पसंद का वकील करने का अधिकार, वो चाहे जिसे अपना वकील बना ले। जैसे केजरीवाल साहब को गिरफ्तार किया गया तो गिरफ्तारी का कारण उनको बताया गया है,
गिरफ्तारी का कारण बताने के बाद अगले 24 घंटे में उनको न्यायालय में भी पेश किया गया है और न्यायालय में पेश करने के बाद उनको ये बोला गया कि भाई साहब आप आपका वकील कर लीजिए। उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी जैसे कई सारे वकीलों की फौज खड़ी कर ली कि वो उनको निर्दोष बताकर और छुड़ा कर ले जाएंगे। तो ये सारे के सारे संरक्षण आपको गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण देने के लिए बनाए गए हैं, जिसका उपयोग करके आप गिरफ्तारी की व्यवस्था से बच सकते हैं दोस्तों। बराबर है। चलिए, तो ये आर्टिकल नंबर 22 की बात हुई और यहीं पर हमारा खत्म होता दूसरा मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो है, हम बोल सकते हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जब दोस्तों आप शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं तो भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 23, 24 इसके संदर्भ में प्रावधान करता है। जब आप भारतीय संविधान का आर्टिकल 23, 24 देखते हैं तो यहां पर आपको शोषण से मुक्ति के लिए व्यवस्था की गई है। क्लियर है। आर्टिकल नंबर 23 क्या कहता है? ये कहता है बलात् श्रम और मानव दुर्व्यापार का निषेध। बलात् श्रम का मतलब क्या होता है? एक तो बिना सैलरी के, आपको सैलरी नहीं दी जा रही है। दूसरी बात होता है और बिना इच्छा के, बिना इच्छा, है ना। आपसे अगर कोई बिना पेमेंट किए, अच्छा बिना पेमेंट के साथ साथ अगर कोई कम पेमेंट देता है ना, कम पैसा देकर, कोई कम पैसा देकर या बिना पैसा दिए या आपकी इच्छा के विरुद्ध आपसे कोई श्रम करवाता है तो वो श्रम जो होता है वो बलात् श्रम के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार का श्रम नहीं किया जाएगा, इस संदर्भ में सरकार कानून बनाई है दोस्तों। और ऐसे में कोई के भी साथ ऐसा होता है तो वो सीधे शिकायत कर सकता है। मानव दुर्व्यापार के संदर्भ में निषेध का मतलब होता है, हम देखते हैं कि मानव अंगों की तस्करी की बात हो, लड़कियों को बेच दिया जाता है या छोटे छोटे बच्चों को बेच दिया जाता है। तो ऐसे में किसी भी रूप में मानव का दुर्व्यापार जो है उसको भी यहां पर रोकने का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 23 के अंतर्गत। ये एक विस्तृत व्यवस्था हमें देखने को मिलती है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया। चलिए, अगला आर्टिकल है अनुच्छेद नंबर 24, कहता है बाल श्रम निषेध। दोस्तों बच्चे जो होते हैं ना वो हमारे देश का भविष्य है। भविष्य का भारत कैसा होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि वर्तमान में हमारे देश में जो बच्चे हैं उनकी क्या स्थिति है। अगर आज के बच्चों की अच्छी शिक्षा होती है, उनको पर्याप्त संरक्षण दिया जाता है, पोषण अच्छा होता है, तो डेफिनेटली कि भविष्य का भारत बहुत उज्जवल होगा। लेकिन अगर आज के बच्चे जो हैं उनको पर्याप्त सुविधाएं, पोषण हो, शिक्षा नहीं उपलब्ध होता है तो सोच लीजिए कि किस प्रकार के भारत की तरफ आप बढ़ रहे हैं। ऐसे युवा पीढ़ी को, भविष्य की पीढ़ी को तैयार करने के लिए जरूरी है कि उन्हें बाल श्रम से बचाया जाए और जो उम्र उनकी पढ़ने लिखने की होती है उस उम्र में उनको पढ़ाने लिखाने की व्यवस्था की जाए। देखा गया कि हमारे देश में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो शिक्षित नहीं है, शिक्षा से उनके दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। तो संविधान के इस प्रावधान को हम बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। बाल श्रम का निषेध, जब बच्चे श्रम करने जाते हैं तो श्रम करने जाते हैं तो क्या बन जाते हैं? अशिक्षा की स्थिति बनती है। तो इसे श्रम से दूर कर दीजिए तो कहीं ना कहीं वो किस तरफ बढ़ जाएंगे? शिक्षा की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो बाल श्रम निषेध इसके लिए एक इंपॉर्टेंट व्यवस्था है। इसके अंतर्गत कहा गया है कि जो 14 साल तक के बच्चे हैं, उनसे छोटे उम्र के बच्चे, 14 साल तक के बच्चों को आप किसी भी रूप में बाल श्रम में प्रयोग नहीं कर सकते। इस आर्टिकल के अंतर्गत भारतीय संविधान ने, आर्टिकल नंबर कौन सा है? 24 के अंतर्गत भारतीय व्यवस्था में 1986 में बाल श्रम निषेध कानून बनाया गया। बाल श्रम निषेध कानून में क्या बोला गया है कि 14 वर्ष तक के बच्चे जो हैं या इससे कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको किसी भी खतरनाक जगहों पर काम में नहीं लगाया जाएगा। ये अधिनियम में व्यवस्था की गई थी जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। लेकिन यहां पर साधारण जगह पर काम करने को लेकर रोक नहीं थी। तो बच्चे खतरनाक जगहों पर, कारखानों में काम नहीं करते थे। बच्चे क्या करते थे? होटल पे जाते थे, चाय की टपरी पे जाते थे, ऐसी जगह पर साफ सफाई और आदि काम करने लगे। तो फिर 2016 में पुनः इसमें हम व्यवस्था में बदलाव देखते हैं। बोला गया कि किसी भी प्रकार के काम में बच्चों को नहीं लगाया जा सकता। पूर्ण रूप से बच्चों के किसी भी संस्थान में काम करने पर प्रतिबंध है, वो आपकी चाय की दुकान हो या फिर वो आपका कारखाना हो। तो ये बाल श्रम निषेध आर्टिकल नंबर 24 के अंतर्गत है, ध्यान रखेंगे। ये शोषण का अधिकार खत्म होता है। यहां से आपको देखने को मिलता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जब आप धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं तो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 25 से 28 के बीच में यह व्यवस्था है। अनुच्छेद नंबर 25 क्या कहता है? यह कहता है अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने
उसका आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। देखिए इसमें तीन चीजें हैं, एक तो हम बोलते हैं मानने, दूसरा हम बोलते हैं उसका आचरण करने, और तीसरा हम बोलते हैं उसका प्रचार करने। अब मानने का मतलब क्या होता है? मानने का मतलब होता है कि किसी भी धर्म के सिद्धांत को अपनाना। बराबर, अगर कोई हिंदू है तो हिंदू धर्म के जो सिद्धांत हैं, जो बातें, उनको अपना लेगा तो मानना होता है, ठीक है। आचरण करने का मतलब है कि उस धर्म के रीति रिवाज, परंपरा आदि का पालन करना, तो वो उसका आचरण कर रहा है, ठीक है। और प्रचार करने का मतलब है कि उस धर्म की जो अच्छाइयां हैं, जो अच्छाइयां हैं उनको क्या करना है? दूसरे लोगों को बताना, दूसरों को बताना, ठीक है। ये तीनों काम इसमें अलग अलग जगह पर शामिल है। तो इसमें जो तीन बातें की गई है, मानने की स्वतंत्रता है, आचरण करने की स्वतंत्रता और प्रचार करने की स्वतंत्रता में हम यह देख सकते हैं। अब यहां पर देखिए कि आपको अच्छाई की व्यवस्था है, लेकिन यहां जो आप प्रचार प्रसार करते हैं इसको लेकर धर्मांतरण का विवाद सामने आता है। धर्मांतरण क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा, या तो किसी को लालच देकर, या किसी को जबरदस्ती, या किसी को धोखा देकर उसका धर्म परिवर्तन कराना धर्मांतरण की परिभाषा में आता है। धर्मांतरण की परिभाषा में यह नहीं आता कि कोई व्यक्ति किसी धर्म की व्यवस्था से प्रभावित होकर उसको अपना ले, वो धर्मांतरण नहीं होता, उसकी धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 25 है। परंतु अगर किसी को कोई लालच देकर, जबरदस्ती या धोखा देकर धर्मांतरण करता है तो धर्मांतरण की परिभाषा में आता है, जो कि गलत है। लव जिहाद का जो मुद्दा हमारे देश में हम देखते हैं वो आर्टिकल नंबर 25 के उल्लंघन के अंतर्गत देखा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और आर्टिकल नंबर 25 की व्याख्या को जब कोर्ट में ले जाया गया था तो उसने इसका विस्तार किया। इसमें याद रखिएगा कि इसमें धर्म की स्वतंत्रता है, तो यहां पर आप धर्म को मानने की स्वतंत्रता मानते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति आस्तिक हो सकता है। इसका मतलब यह है कि धर्म को मानने की स्वतंत्रता के अंतर्गत न मानने की स्वतंत्रता भी है। आपकी इच्छा, आप किसी धर्म को नहीं मानते, मत मानिए। मतलब यहां पर अगर आप नास्तिक हैं तो नास्तिक होना भी आपका एक संवैधानिक अधिकार है, मूल अधिकार है। अगर आप किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करते हैं तो आपको वो अधिकार है, आप मत मानिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपके साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। आर्टिकल नंबर 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट पहली बात यह है कि अगर सिख लोग पगड़ी पहनते हैं, कटार धारण करते हैं, कच्छे की बात होती है, केश पहनते हैं, केश धारण करते हैं, इसको उनसे कोई नहीं रोका जा सकता। हिंदू लोग तिलक लगाते हैं, यज्ञोपवीत धारण करते हैं, इसको कोई नहीं रोक सकता, बराबर, क्योंकि ये धार्मिक कार्यों का प्रबंधन है। मतलब आप धार्मिक प्रतीक धारण कर सकते हैं भारत में, इसमें आपको कोई रोकेगा टोकेगा बिल्कुल भी नहीं। और दूसरी बात यहां पर यह की गई है कि धर्म के आधार पर आप पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अगर आपकी संपत्ति है और वह संपत्ति किसी धर्म विशेष से संबंधित होती है तो ऐसे में हमें वहां पर टैक्स में छूट देखने को मिल जाती है। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल नंबर 27 कहता है किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। देखिए, आप जनता पर कोई भी ऐसा टैक्स नहीं लगा सकते। सरकार ऐसा कोई टैक्स नहीं लगाएगी जिसका प्रयोग किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए किया जाए, बराबर है। तो किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार कोई टैक्स जनता से नहीं वसूलेगी। 28 कहता है निश्चित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों अथवा पूजा में उपस्थित होने का स्वतंत्रता। देखिए, किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक आधार पर शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा देने से रोकता है भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 28। अगर किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थान है उसमें आप किसी भी धर्म विशेष के बच्चों को बैठने से रोक भी नहीं सकते। तो शिक्षण संस्थानों में सभी धर्म के बच्चे बैठकर एक साथ पढ़ेंगे और उनमें धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन यहां पर आपको 4 प्रमुख तथ्य समझना है, 4 प्रमुख बातें हैं। शिक्षण संस्थान जो होता है या तो वो 100% सरकारी है, तो ऐसे में ना आप धार्मिक शिक्षा देंगे, ना धार्मिक शिक्षा, ना आप किसी को क्या कर सकते, इसके लिए बाध्य कर सकते हैं। लेकिन बोला गया कि सरकार द्वारा केवल सहायता प्राप्त है, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त है, तो आप धार्मिक शिक्षा दे से हैं परंतु बाध्य नहीं कर सकते।
अगर सरकार द्वारा मान्यता दी गई है, मान्यता प्राप्त है, तो आप धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन बाध्य नहीं कर सकते। ठीक है। और अगर ना सरकारी मान्यता है, ना सरकारी सहायता है, दोनों ही नहीं है, तो आप ऐसे में बाध्य भी कर सकते हैं और धार्मिक शिक्षा भी दे सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, यहां पर कोई रोक टोक नहीं होगी। तो ये 4 परिस्थितियां आपको जानने की जरूरत है इस संदर्भ में। लेकिन जब सरकारी सहायता प्राप्त कोई शिक्षण संस्थान होगा तो उसमें किसी धर्म विशेष के लोगों को आप बोल सकते हैं, उपस्थित होने से नहीं रोक सकते। ठीक है, चलिए इसके अलावा नेक्स्ट है दोस्तों अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार। जो भारत में अल्पसंख्यक हैं उनके लिए 29 और 30 में अधिकार दिए गए हैं। आर्टिकल नंबर 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, मतलब उनको अपनी संस्कृति, उनको अपनी भाषा, उनको अपनी लिपि, इन सब के संरक्षण का अधिकार होगा। ये आर्टिकल नंबर 29 अल्पसंख्यक वर्गों के लिए सांस्कृतिक अधिकारों की व्यवस्था करता है। इसी की प्रकार से अनुच्छेद नंबर 30 है जो कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग जो हैं वो खुद के शिक्षण संस्थान को न सिर्फ स्थापित कर सकते हैं बल्कि उनका प्रशासन भी कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 29-30। आर्टिकल नंबर 31 संपत्ति का अधिकार था, निश्चित हो चुका है। आर्टिकल नंबर 32, आर्टिकल नंबर 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अंबेडकर जी की हम बात करें दोस्तों तो अंबेडकर जी ने कहा कि ये संविधान की आत्मा है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 32 को भीमराव अंबेडकर जी ने कहा संविधान की आत्मा। आपने भारत के संविधान में अलग अलग इंपॉर्टेंट आपको मौलिक अधिकार दे दिए, व्यवस्थाएं कर दी, लेकिन अगर उनको पर्याप्त संरक्षण नहीं दिया गया तो उन अधिकारों का होना ना होना कोई मतलब का नहीं है, इसलिए इसकी व्यवस्था की गई। और आर्टिकल नंबर 32 में संरक्षक के तौर पर आप सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था देखते हैं। आर्टिकल नंबर 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट जो है वो 5 प्रकार की रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है। और अगर हम हाई कोर्ट की बात कर लें तो हाई कोर्ट 226 के तहत रिट जारी करने की शक्ति रखता है। जो 5 प्रकार की रिट जारी करता है उसमें से पहली रिट है हैबियस कार्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करने के बाद उसको 24 घंटे के भीतर सशरीर न्यायालय में नहीं भेजा गया, तो ऐसे में जो न्यायालय है, जो गिरफ्तारी का आदेश देने वाला अधिकारी होता है, गिरफ्तार करने वाला नहीं, गिरफ्तारी का आदेश देने वाला जो अधिकारी होता है उसको आदेश देता है कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत। क्या कहता है कि बंदी जिसको भी बनाया है उसको सशरीर न्यायालय में लेकर आइए, न्यायालय में लेकर आइए, उसको कैद करने की वजह बताइए। अगर उसको कैद करने की वजह से न्यायालय संतुष्ट नहीं होता है तो न्यायालय बंदी किए गए व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकता है और संबंधित व्यक्ति जिसने गिरफ्तारी का आदेश दिया था उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। याद रखिएगा ये लोक अधिकारी को या पुलिस को जारी की जाती है। दूसरा है परमादेश मैंडेमस। न्यायालय जो है वो अधिकारियों को ये रिट जारी करता है, कहता है कि तुम जो कार्य कर रहे हो वो आपके अधिकार क्षेत्र में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब वही कार्य करिए जो आपके अधिकार क्षेत्र में आ रहा है। परमादेश। प्रतिषेध प्रोहिबिशन का मतलब होता है कि रिट न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थाओं को जारी की जा सकती है। अब न्यायिक संस्थाओं में तो आप बोलते हैं कोर्ट, कोर्ट कौन सी कोर्ट? तो अधीनस्थ कोर्ट इसके अंतर्गत आ गई। लेकिन जब अर्ध न्यायिक की बात करेंगे तो क्या होता है, जैसे सेबी है, जैसे इरडा है, ये क्या है? ये अर्ध न्यायिक संस्था है, इनके खिलाफ भी ये रिट जारी की जा सकती है। प्रतिषेध क्यों जारी की जाती है? तो प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना, प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। तो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर काम अगर ये दोनों की दोनों संस्थाएं करती हैं तो ऐसी स्थिति में इन्हें रोकने के लिए उच्च कोर्ट जो है वो प्रतिषेध की रिट जारी करती है। ये रिट विधायिका, कार्यपालिका या किसी निजी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ जारी नहीं की जाती है, ये सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थाओं के लिए जारी की जाती है। इसके बाद देखिए उत्प्रेषण, सर्टियोररी जो रिट है ये अधीनस्थ न्यायालय
और न्यायिक निकायों के खिलाफ जारी की जाती है। ये रिट कब जारी की जाती है? जब ये कोर्ट जो है अधीनस्थ, वो अपने क्षेत्र का उल्लंघन करके किसी मुद्दे को सुनते हैं, तो उस उल्लंघन को रोकने के उद्देश्य से ये रिट कोर्ट जारी करती है। ये प्रतिषेध के समान सी दिखाई पड़ती है। तो यहां ये समझिए कि प्रतिषेध और उत्प्रेषण में अंतर क्या होता है। तो प्रतिषेध की रिट, प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। ये रिट कब जारी करते हैं? अगर कोई कार्यवाही चल रही है, जब कोई कार्यवाही चल रही है, उस कार्यवाही को रोकने की व्यवस्था हो तो प्रतिषेध, और अगर किसी कार्यवाही को समाप्त होने के बाद उस व्यवस्था को समाप्त करना हो तो फिर उत्प्रेषण, है ना। उत्प्रेषण का मतलब होता है ऊपर भेजना। जब भी कोई मुकदमा कोर्ट अपने क्षेत्र में सुन रही है जो उसके क्षेत्र के बाहर है, तो उच्च कोर्ट रिट जारी करके उस मुकदमे को अपने पास बुलवा सकती है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आती है अधिकार परीक्षा क्वारंटो, मतलब क्या आप क्या प्राधिकार है, मतलब आप किस अधिकार से संबंधित पद पर हैं। अवैधानिक रूप से सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ यह रिट जारी की जाती है, ध्यान रखेंगे। ये 5 प्रकार की रिटें संविधान में दी गए मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट के पास अधिकार है। आर्टिकल नंबर 33 कहता है इस भाग द्वारा प्रदत्त, कौन से भाग द्वारा? भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति। देखिए बहुत टिपिकल हो गया है, इसको आसान करते हैं। आसान ऐसे कि संसद के पास अधिकार है। कैसा अधिकार है संसद के पास? कि वो किसी व्यवस्था में मौलिक अधिकारों पर रोक लगा दे। मौलिक अधिकारों पर क्या कर दे? मौलिक अधिकार पर रोक कर दे। जैसे मान लीजिए कि पुलिस व्यवस्था है, खुफिया विभाग है, या फिर सेना है। अब सेना में, पुलिस व्यवस्था में, खुफिया विभाग में अगर आप जॉब करना चाहते हो तो आपसे सेवा शर्तों पर साइन करवा ली जाती है, और वहां पर आपके मौलिक अधिकार जो होते हैं उस पर संसद के अधिनियम के माध्यम से रोक होती है। वहां पर आपको उनके नियम के अनुसार काम करना होगा। तो ऐसे संस्थानों में अगर आप रहते हैं तो आपको नियम के अनुसार मौलिक अधिकार लागू कुछ नहीं हो सकते। जैसे आपने आर्मी में जो लोग होते हैं उनको देखा होगा, वो बहुत छोटी छोटी सी कट रखते हैं, आर्मी कट। उनको शौक नहीं होता, कई सारे लोग तो बिना शौक के रखते, लेकिन वहां का नियम है कि आपको वो रखना पड़ेगा। तो ऐसे में आप बाल बड़े बड़े झबरे रखो, इसका मौलिक अधिकार आपके पास है, आपकी इच्छा स्वतंत्रता है, रखना है तो रख लो, लेकिन वहां जाओगे तो नियमों में रहना पड़ेगा। ये आर्टिकल नंबर 33 कहता है। आर्टिकल नंबर 34 कहता है कि अगर किसी भी क्षेत्र में कर्फ्यू लगा है, धारा 144 लगी है, तो आपके मौलिक अधिकारों पर रोक लगा दी जाएगी। और आर्टिकल नंबर 35 कहता है कि भाग 3 के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान बनाने की, कानून बनाने की शक्ति किसके पास होगी? संसद के पास होगी। अब हमने यहाँ पर समस्त मौलिक अधिकारों को और मौलिक अधिकार भाग 3 से संबंधित व्यवस्था को समझा, 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक की व्यवस्था को समझा। बस यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल नंबर 20 और 21 जो है, इसके तहत जो आपको मौलिक अधिकार दिया गया है, वो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में नहीं उल्लंघन किया जा सकता। मतलब इसको ना उल्लंघन किया जा सकता है, ना इसको रोका जा सकता है। अगर 20 और 21 पर प्रतिबंध लगाना है तो ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही हो सकता है। जैसे कि 21 के तहत आपको जीवन का अधिकार दिया है, इस पर रोक आप व्यवस्था के तहत लगा सकते हैं। जैसे कि अभी तक हम आईपीसी जो देखते थे उसमें धारा 302 के तहत मृत्युदंड की व्यवस्था है। तो मृत्युदंड देने का मतलब जीवन के अधिकार से दूर कर देना है, हनन कर देना है। लेकिन ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 20 और 21 पर किसी भी परिस्थिति में निर्बंधन नहीं लगाया जा सकता। बाकी सभी के सभी मौलिक अधिकार जो हैं वो आपके निर्बंधित किए जा सकते हैं। जैसे कि आर्टिकल नंबर 34 आर्टिकल नंबर 34 के तहत हम देखें तो सेना विधि प्रवृत्त होने पर, कर्फ्यू लगने पर, धारा 144 होने पर आपकी सभी स्वतंत्रताओं को रोक दिया जाता है। तो वो संभव है, लेकिन 20 और 21 किसी भी परिस्थिति में नहीं रोकी जाती है। तो ये मौलिक अधिकारों पर आधारित हमारा ये लेक्चर रहा, जिसमें हम लोगों ने एमपीपीएससी प्रीलिम्स हो या फिर अन्य जो एक दिवसीय परीक्षाओं हो उसको लेकर डिस्कशन किया है। अगले लेक्चर में नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। तो मिलता हूं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।